हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 11 जो कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और हम पढ़ रहे हैं BSOC 105 जो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं। ये भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर लोकल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे पीपल के अकॉर्डिंग कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो लोकल अफेयर्स होते हैं उनको हम मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है, ग्रास रूट लेवल्स पे काम होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें आ गई। रूरल एरिया में क्या हो जाएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे। अर्बन एरिया में क्या हो जाएगा, म्यूनसिपैलिटीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक आइडिया जो इसे क्रिएट, देखो इसकी बात बहुत पहले ही की गई थी, अप्लाई करने में टाइम लग गया। फेडरल गवर्नमेंट की बात हुई थी, यानी हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमने यूनियन लेवल पे बांटा और स्टेट लेवल पे बांटा। बात पहले ही हुई थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, लेकिन उसमें समय लगा। बाद में जाके तीसरा जो लोकल बॉडी आई वो हमारा आया पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी, ठीक है। चलो, तो इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो पावर अपर लेवल है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहली बात आ जाती है, लोकल वर्ड है, लोकल एरिया होगा, एक क्लियर डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया होगा, टेरिटरी होगी उसकी, ठीक है। वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हो गए उनसे डील जो करेंगे वहीं के लोकल लोकल जो रेसिडेंट्स हैं वो करेंगे। दूसरा क्या है, स्टेटूटरी स्टेटस है, यानी ये जो क्रिएट किया गया है, बाई लॉ किया गया है, तो सारी चीज़ों के अपने अपने पावर्स होंगे और फंक्शंस होंगे, ठीक है, जो लेजिस्लेशन में डिफाइंड है। थर्ड हो जाता है ऑटोनॉमी। तो लोकल बॉडीज जो है उनके पास अपना पावर है, अपने लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपने पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग वो फंक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होगा वो लोकल लोगों के द्वारा ही होगा, ठीक है। यहीं के लोग उन्हें चुनते हैं लोकली, ठीक है। तो यहीं के प्रॉब्लम्स को वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो ग्रास रूट लेवल पे भी हो पाता है ड्यू टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है लोकल अकाउंटेबिलिटी। अब रिप्रेजेंटेटिव को वहीं के लोगों ने चुना है, तो इससे क्या हो जाता है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं पीपल नीड्स के, क्योंकि तुम हमारे ही सोसाइटी में रह रहे हो, हमने ही तुम्हें चुना है, हमारा ही काम नहीं करोगे तो अगले इलेक्शन में नहीं रहोगे, ठीक है। अब देखो चीफ मिनिस्टर हैं या और भी जो बड़े बड़े पद होते हैं, वहाँ तक तो वहाँ ठीक है, सारे लोग मिल के पार्टी होते हैं, पार्टी में कोई लीडर होता है, उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन उन सबसे तुम डायरेक्टली नहीं मिल रहे होते हो। ये जो लेकिन जो ये लोकल लेवल के होते हैं इनसे आप डायरेक्टली मिल रहे होते हो, यही जो लोकल एरियाज के प्रॉब्लम है उसे आप आसानी से सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। लोकल फाइनेंस, ठीक है, तो ये लोग भी रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, कुछ टैक्स, कुछ फीस, कुछ लेवाइज, टोल्स, ये सारी चीज़ों से कुछ इनकम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो हायर गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ से इनको फाइनेंशियल एड मिलता ही मिलता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर सिविक एबिलिटीज, ठीक है ना। अब इससे क्या है, जो इन लोगों के आसपास की चीज़ें हैं उसकी मतलब जो भी कॉमन चीज़ें हैं, गांव से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो लाइक सैनिटेशन हो गया, रोड्स हो गया, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, लोकल डेवलपमेंट, या और भी जो सिविक फैसिलिटीज़ होती है वो सर्विस देने का ये काम करते हैं, ठीक है। चलो, जिसको हम बेसिक सर्विसेज भी कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो डेमोक्रेसी क्या हो रहा है, हमारा ग्रास रूट लेवल पे जा रहा है, ठीक है। वहीं के लोग अपनी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इससे डेमोक्रेसी को में थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल आता है, क्योंकि जो एमएलएज हैं, एमपी है, एमएलए के पास बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, लेकिन ये जो लोकल लोग होते हैं, ठीक है ना, मुखिया वगैरह हो गए, वो वहीं के आसपास के गाँव के बारे में जान रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को जान रहे होते हैं, तो डेमोक्रेसी अच्छे लेवल पे वहाँ पे चलती है, ठीक है ना, इनकरेज होता है। यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है। वो मुखिया जी के पास जाते हैं, बैठ के बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं, क्या करना सही है, क्या गलत है, कौन से प्रॉब्लम को पहले प्रायोरिटाइज किया जाए, ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ता है, पार्टिसिपेशन बढ़ता है लोगों का, ठीक है। बेटर सोल्यूशन टू लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ऊपर से चीज़ें जब आती हैं, चीज़ें सॉल्व होके आती हैं, टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन्हें वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को बड़ा ईजिली वो जान सकते हैं और चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर डेमोक्रेसी। अब एक तरीके का स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है, क्योंकि ये सिटीजन्स को सिखाता है कि कैसे कम्युनिटी साथ में बैठ के फैसला लेगी,
कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कम्युनिटी के टूवर्ड्स, ठीक है। इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इससे क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ये इंफॉर्मेशन कॉस्ट है वो बचता है। बोलोगे सर ये कैसे? जैसे बात समझो, कोई भी, जैसे मान लो ये लोकल एरिया है, यहाँ का कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अब वो बात जाएगी जाएगी फिर ऑफिस तक पहुँचेगी, इन्फॉर्मेशन पहुँचने में टाइम लगेगा, फिर प्रॉब्लम को समझने में टाइम लगेगा, फिर सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और इस सब में भी खर्चा लग रहा है। लेकिन वहीं के लोकल आदमी हैं, लोकल लीडर हैं, लोकल आदमी लोकल लीडर्स को बताए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ग्राउंड रियलिटी देखी और चीज़ों को ठीक कर दिया, समय कॉस्ट सब बचेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस बर्डन ऑन हायर गवर्नमेंट, ठीक है ना, जो सबसे अपर लेवल पे हैं लाइक चीफ मिनिस्टर्स और जो मंत्री वगैरह होते हैं, उनके अकॉर्डिंग सब काम कर पाना, सारे गांवों को ठीक कर पाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो जो उनके बहुत बड़े बड़े जो काम है वो करें, जो छोटे लेवल पे, विलेज लेवल पे जो दिक्कतें हैं उसे विलेज लेवल पे ही ठीक किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा वर्कलोड जो बोल सकते हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो कम होता है इनके वजह से। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये लिंक बनाते हैं पीपल और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं पीपल के डिमांड्स को हायर अथॉरिटीज़ को, कि गांव में ये दिक्कत है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को कुछ करना होगा। तो इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है अपने लीडर के प्रति। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पेनिट्रेशन होता है लोकल एरियाज़ में, लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेशन मतलब लोकल लोगों का बढ़ता है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट होता है, अगर सही से गवर्नेंस किया जाए तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ग्रास रूट, देखो कोई भी चीज़ ग्रास रूट लेवल से अच्छी होंगी तो ऊपर जो पेड़ है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो जब विलेजेस ठीक हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे शहर भी ठीक हो जाएंगे, शहर ठीक होंगे धीरे धीरे बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वो भी सही हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये आए, ठीक है ना, कब आए? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो पहले आया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसको हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 40 में भी डीपीएसपी में दिया हुआ है, विच डायरेक्ट स्टेट क्या करेगी, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगी, नेसेसरी जो पावर्स है वो देगी, ठीक है, कि जिससे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, ठीक है। अब पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया जिसका नाम है द पंचायत, ठीक है। ये रहे आर्टिकल्स 242 243 वो 11 शेड्यूल में है, और 29 सब्जेक्ट्स दिए गए, ठीक है। जैसे सेंटर के अपने सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा ये देख लो, पढ़ा होगा 10th में आपने, तो सेंटर के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे वो लॉ बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे वो लॉ बनाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे वो लॉ बनाते हैं। अब जो सब्जेक्ट्स पे लॉ सेंटर बना चुका है, जैसे एजुकेशन, अब एजुकेशन पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है या लोकल गवर्नमेंट ने बनाया, तो चलेगा किसका? अगर क्लैश कर रहा है तो चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। चलो, तो 73 अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। ग्राम सभा होगा, ठीक है, जहाँ पे लोकल पीपल है वो पार्टिसिपेट करेंगे लोकल गवर्नेंस में। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होगा, यानी एक विलेज लेवल पे जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, और एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ हम जिसको जिला परिषद कहते हैं। जहाँ पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है वहाँ पे ये जो सेकेंड नंबर है जिसको पंचायत समिति है वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, यानी लोग ही अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनेंगे। ये होता किसके थ्रू है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मतलब इसका चुनाव होता है। रिजर्वेशन है एससीज और एसटीज को, यानी सीट्स को रिजर्व किया गया है एससी और एसटी कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। और इवन चेयरपर्सन भी जो होंगे उसमें भी एससीज एंड एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 1/3 सीट्स रिजर्व किए गए हैं वुमेन्स के लिए, ठीक है। सेम वैसे ही 1/3 एससी और एसटी वुमेन्स के लिए भी रिजर्व होंगे, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, अब इसका फैसला स्टेट लेजिस्लेचर करती है, ठीक है। 5 ईयर टर्म होगा, जैसे गवर्नमेंट का होता है वैसे पंचायत का भी होगा, ठीक है। इलेक्शन मतलब जैसे ही एक्सपायरी होने वाला होगा, 5 साल खत्म होने वाला होगा, उससे पहले इलेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है।
इफ पंचायत इज डिसॉल्व बिफोर इस टर्म, यानी टर्म खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही डिसॉल्व हो जाए, तो फिर 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करा के वो जगह को भरना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिसक्वालिफिकेशन। अगर कोई पर्सन डिसक्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, लॉ के द्वारा, तो फिर वो पंचायत मेंबर नहीं बन सकता। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इनका काम होगा पंचायत का जो इलेक्शन है उसको कराना, इलेक्टोरल रूल्स को करवाना, ठीक है, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना इलेक्टोरल जो प्रोसेस होता है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, डिवॉल्व पावर्स एंड रिस्पॉन्स, मतलब पावर्स दे, जो पावर्स मतलब लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो पावर्स देने का भी काम करेंगे। ठीक है। और पंचायत पार्टिसिपेट करेगी जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनको प्रिपेयर करने में और उनको इम्प्लीमेंट कराने में। ठीक है ना, क्योंकि लोकल के बारे में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो हेल्प भी करेंगे प्रिपेयर के क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और जब बन जाएगा डेवलपमेंटल प्लान तो फिर उसको लागू कराने का भी काम करेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे लोकल बॉडीज़ का। ठीक है, और जिस अकॉर्डिंग रिसोर्सेज की जरूरत होगी उस अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 73 के बाद आया 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1992। ठीक है, अब इसमें कौन आ गया, म्यूनसिपैलिटीज़ आ गए। ठीक है, 9th ए में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल हो गए 243 टू 243 जेड जी समझ रहे हो ना, और पी है ना, तो 243 पी होगा, फिर क्यू आर एस टी यू भी जेड तक जाएगा। ठीक है, फिर जेड हो जाएगा ना, तो फिर जेड के बाद जेड ए जेड बी जेड सी जेड जी तक जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें भी 3 टाइप्स हैं। एक होगा नगर पंचायत, ठीक है, ये अर्बन बॉडीज़ के लिए है, फिर म्यूनसिपल काउंसिल, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, यानी ये भी जो बने हैं ये बाई लॉ बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, स्टेट को स्टैब्लिश करना होगा, अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, यहाँ पे भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। ठीक है, और ये करवाएगा कौन, कंडक्ट कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे भी रिजर्वेशन है वोमेन को, कितने सीट्स पे, 1/3 ऑफ सीट्स। ठीक है, और SC ST के लिए भी अलग से रिजर्व रहेगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन्हें भी फंड्स रिसीव होंगे। ठीक है, टैक्सेस, मतलब ये भी फंड्स रिसीव कर सकते हैं, टैक्सेस, टॉल, ड्यूटीज, फीस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी लीगली ऑथराइज सोर्सेज हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, तो ये भी कुछ स्कीम्स वगैरह बना सकते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और सोशल जस्टिस हो। 18 स्केड्यूल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स मिला है जिसपे ये लॉज वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये क्या करेगी, प्लान करेगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, प्लान्स को बनाना, उसको प्रिपेयर करना, उसको लागू कराना। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है, क्योंकि ये अर्बन की बात हो रही है, तो जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगे वहाँ पे मेट्रोज होंगी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट करेगी, डेवलपमेंट प्लानिंग करेगी, ठीक है ना, जो भी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में है। वार्ड कमिटीज़, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू सिटीजन्स, प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेट, कि वार्ड लेवल में सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, पार्टिसिपेट करें। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, तो 73 और 74 अमेंडमेंट से हुआ क्या है कि हमने जो पावर दिया है वो ग्रास रूट लेवल पे दिया है। एक तरफ आपके रूरल में हो गए पंचायत और एक तरफ हो गए म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है फील्ड व्यू ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, तो जो भी फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो ऐसे ही जो ट्रेडिशनल इनइक्वालिटीज चलते आ रही हैं सोसाइटीज़ में उसे आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। लोकल पावर स्ट्रक्चर जो है वो 3 मेजर अप्रोचेस से हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो बेसिकली बात क्या हो रही है ना, ठीक है ये सारी चीज़ें की जा रही है, लेकिन सोसाइटी जो गांव में है या शहर में है उसमें अभी भी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब उस इनइक्वालिटी को हम समझेंगे। पहला है कास्ट, मतलब 3 अप्रोच से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पहला है कास्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन। तो श्रीनिवास हो गए, मेयर हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए, इन्होंने क्या बोला कि डोमिनेंट कास्ट जो है वो क्या पोजेस करते हैं, हाई रिचुअल स्टेटस वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग, लैंड ज़्यादा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, सोशल नेटवर्क उनका ज़्यादा है,
इसीलिए वो क्या करते हैं, जो विलेज इंस्टीट्यूशन है उस पर वो डोमिनेशन बना के रखते हैं। ठीक है, दूसरा है क्लास बेस्ड एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे, जब मॉडर्न एग्रीकल्चर आया, HYV सीड्स आया, तो बहुत सारे रिच पीजेंट्स हो गए। अब उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटी, कैश क्रॉप, मैकेनाइजेशन, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स हो गए। ठीक है, तो उनके पास इकोनॉमिकली पावर ज़्यादा है, जिससे वो क्या करते हैं, कंट्रोल बना के रखते हैं विलेज इंस्टीट्यूशंस पे। थर्ड है प्लूरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। इसमें वुमेन और बेटली क्या कह रहे हैं, लोकल पावर कैन नॉट बी एक्सप्लेन, मतलब सिर्फ कास्ट और क्लास के बेसिस पे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी बॉसेस, पैट्रोनेज, न्यूमेरिकल सपोर्ट, लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनल इन्फ्लुएंस, सोशल नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल पावर जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। अलग अलग सोसाइटीज़ में कहीं सोशियो हो सकता है, कहीं इकोनॉमिक, कहीं पॉलिटिकल कंडीशन, सब अलग अलग है। तो जो विलेज इंस्टीट्यूशन पे है, विलेज इंस्टीट्यूशन पे जो डोमिनेंस बनाने की कोशिश करेगा, वो सब अलग अलग हो सकते हैं। वो सिर्फ सेवरल अदर कास्ट के हो सकते हैं, सेवरल अदर क्लास के हो सकते हैं, यानी सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ये चीज उस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। अब बात करते हैं कास्ट एंड डोमिनेंस की, जो MN श्रीनिवास बोलते हैं कि डोमिनेंट कास्ट होता है। अब डोमिनेंट कास्ट का इन्होंने एक थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लैंड और इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, मतलब नेता वगैरह से जान पहचान होगा, और सोसाइटी में एक स्टेटस होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेंस बना के रखते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो चीज़ें चलती थी, यानी ओल्ड जो पावर स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ है। पहले रिचुअली हायर कास्ट होते थे, अब जो मिडिल लेवल डोमिनेंट कास्ट है उसके तरफ शिफ्ट हुआ है। देखो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, सोसाइटी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, तो ये सब जो पंचायती बना रहे हैं, हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्या इससे सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है, क्या सोसाइटी में इनइक्वालिटी खत्म हो रही है? उसी चीज को उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि पहले क्या हुआ करता था, क्या इन चीजों के आने के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, इसकी बात हो रही है। यही चीज हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी आने की वजह से, रिजर्वेशन देने की वजह से क्या सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो घटी है या नहीं घटी है। चलो, बिटली कंट्रीब्यूशन, ये क्या बोलते हैं, इन्होंने एग्जामिन किया रिलेशनशिप कास्ट, रिचुअल स्टेटस, ट्रेडिशन, डोमिनेशन। इन्होंने ये बताया कि जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की थी और जो मटेरियल रिसोर्सेज थे वो इंटरैक्ट करते हैं लोकल पावर को डिटरमाइन करने में। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सही से समझ नहीं आया होगा। मतलब समझो जो हायर कास्ट है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मण्स है, तो स्टेटस तो इनका ज़्यादा है, सोशल हायरार्की में नंबर 1 पे है, उसके बाद आते हैं क्षत्रिय। ठीक है, दूसरी बात कर रहा है कि अब इन दोनों में एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, क्षत्रिय। मान लो कोई एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, इसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, और अदर कास्ट भी है। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो कौन मजबूत है, मान लो राजपूत जो है इकोनॉमिकली मजबूत है, तो इनका डोमिनेंस चलेगा। ब्राह्मण्स का भी चलेगा, क्यों, ब्राह्मण्स का वो हायरार्की की वजह से चलेगा, और राजपूत का कैसे चलेगा, इकोनॉमिकली कैसे चलेगा। इसकी बात कर रहे हैं बीटिल। ठीक है, चलो योगेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, किस, इन्होंने 6 विलेजेस को स्टडी किया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि लोअर कास्ट और जो क्लास ग्रुप हैं वो अपने आप को एजर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंपटीशन हो रहा है, पावर, पॉलिटिकल पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। कास्ट ग्रुप क्या कर रहे हैं, एलियंसेस बना रहे हैं, फैक्शंस बना रहे हैं। जैसे मान लो ओबीसी के 4 कास्ट है, वो सब एकजुट हो गए हैं कि हमारा नेता ही जीतेगा, ऐसा कुछ गांव में देखने को मिलता है। विलेज लेवल जो कन्फ्लिक्ट है और जो सोशल टेंशन है वो इंक्रीज हो चुका है। और मतलब अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आपने ये सुना है कि नहीं सुना है, पॉलिटिक्स, ये जिसको आप बोलते हो ना राजनीति, ये जो अपर लेवल की राजनीति होती है, CM और MP और MLA, इसमें इतनी बड़ी राजनीति नहीं होती है। विलेज लेवल पे जो राजनीति होती है वो सबसे खतरनाक होती है। कल तक आपको लगेगा कि आप जीत रहे हो और परसों तक बात बदल जाएगी। ठीक है, कल तक आपको लगेगा कि ये जो 10 घर हैं ये मुझे वोट देने वाले हैं, और पता चलेगा इलेक्शन के दिन कि वो 10 घर जो हैं वो किसी और को वोट दे के आ चुके हैं। तो विलेज लेवल पे बहुत खतरनाक राजनीति होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो लाइन लिखा हुआ है ना, विलेज लेवल कॉन्फ्लिक्ट है और जो सोशल टेंशन है वो बढ़ गया।
ऐसा योगेंद्र सिंह का मानना है। अब 3 स्टेजेस की बात हुई है। पहला क्या है, जो एक्सक्लूडेड है या जो डिसएडवांटेज पीजेंट्री हैं, ठीक है, उन्होंने भी डिमांड करना शुरू किया कि हमें भी पॉलिटिकल पावर चाहिए। फिर क्या हुआ, जो न्यू पावर सीकर हैं, यानी जिनको नया पावर मिला, और जो ट्रेडिशनली एलिट हैं जो पहले से ही मजबूत थे, अभी इन दोनों के बीच में क्या होने लगे, चैलेंजेस होने लगे, ठीक है ना। विड्रॉल ऑफ पीजेंट लीडरशिप, और धीरे धीरे जो पीजेंट लीडरशिप है वो विड्री होने लगा, ठीक है ना, पावर के एरिना में वो धीरे धीरे रिड्यूस या नीचे जाने लगे, ठीक है। ऐसा ये मतलब इनका ये मानना है। रजनी कोठारी क्या बोल रही हैं, इन्होंने भी 3 स्टेजेस से बताया। पहला है कि इंटरकास्ट कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, पहले जो डोमिनेंट थे और अभी जिनको मौका दिया जा रहा है उन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी। दूसरा है इंट्रा कास्ट कंपटीशन बढ़ गया, यानी मान लो एक ही वर्णा में है, कोई अलग तरीके के ब्राह्मण है, कोई अलग तरीके के ब्राह्मण है, इन दोनों में, जैसे ब्राह्मण एक नॉर्मल होते हैं, एक भूमिहार होते हैं, इन दोनों में कंपटीशन होने लग गया। या क्षत्रिय हैं वो अलग गोत्र के हैं, कोई क्षत्रिय हैं वो अलग ग्रुप के हैं, इन दोनों में मतलब अपने ही कास्ट में क्या होने लग गया, कंपटीशन शुरू हो गया। सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, ट्रेडिशनल जो आइडेंटिटीज थी वो वीकर हो गई, कि जिसका डोमिनेंस चलता था वो वीकर हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे चीजें क्या होने लगी, सेकुलर होने लगी। क्यों हो रही है समझ रहे हो, इसीलिए हो रही है ना, जैसे देखो यहाँ पर आके बताता हूँ। मान लो ये गांव है, सब लोग हैं यहाँ पे, ब्राह्मण क्षत्रिय सब लोग हैं। मान लो पहले डोमिनेंस चलता था क्षत्रिय का, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो ट्रेडिशनली ये पावरफुल थे, अब इनका पावर रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम सेकुलर तरीके से नहीं चलेंगे तो वोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गांव में तो और भी अलग अलग कास्ट के लोग हैं ना, सबका वोट मारना है तो हमें क्या होना होगा, सेकुलर होना होगा। वो जो कास्टिज्म हम कर रहे हैं वो नहीं करना है, करोगे तो कोई तुम्हें वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा तुम जीतोगे नहीं, नहीं जीतोगे तो तुम्हारा पावर रिड्यूस होगा। और फिर से रिजर्वेशन भी आ गया, तो अब मान लो हो सकता है कि वहां पे पहले कोई भी लड़ सकता था, अब हो गया कि मान लो एससी कम्युनिटी का ही कोई बंदा खड़ा होगा, तो अब वो खड़ा होगा तो वही जीतेगा। समझ पा रहे हो, तो ये चीजें हैं, ठीक है। या 4 एससी के भी बहुत सारे कास्ट हैं, 4 खड़े हुए तो आपको एक को सपोर्ट करना होगा कि वो आपको हेल्प करे। तो क्या हो रहा है, सेकुलर हो रहा है ना, आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है एससी को। क्यों करना पड़ रहा है, आपको अपने अगर पावर को बना के रखना है तो आपको एससी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि उसी की सीट वहां पे रिजर्व्ड है। तो ये सारी चीजें होने लग गई। तो जो पहले ट्रेडिशनल कास्ट आइडेंटिटीज थी, अब वो मॉडर्न पॉलिटिकल एसोसिएशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है एफजी बेले क्या कह रहे हैं विलेज पॉलिटिक्स के बारे में। इन्होंने भी स्टडी किया बिसिपारा और उड़ीसा में। इन्होंने 3 कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन देखे। पहले देखा फैक्शन, ठीक है ना, यानी डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, या जो फैक्शन का मतलब ही होता है ग्रुप्स, ठीक है। तो जो भी उसके लीडर हैं वो एज अ कास्ट लीडर होते हैं, ठीक है। लोकल कास्ट मेंबर्स में भी रिक्रूटेड इनटू फैक्शंस, उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है कि वोट बैंक बढ़ेगा। नेक्स्ट है कास्ट क्लाइंबिंग, ए कास्ट अटेम्प्ट टू इंप्रूव इट्स सोशल पोजीशन थ्रू एक्सेप्टेड सोशल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेटेजी बनाना है कि फलना कास्ट का भी वोट मिल जाए, चिलना कास्ट का भी वोट मिल जाए। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, अब डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट भी राइज हो जाते हैं। अब कुछ ग्रुप्स हैं वो एग्री करेंगे कि हाँ ये जो गोल्स है ये फुलफिल होना चाहिए, लेकिन वो डिसएग्री कर रहे हैं कि ये जो मेथड यूज हो रहा है, ये जो टैक्टिक्स यूज हो रहा है, ये नहीं चलेगा। समझ आया। तो फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में, लीडर्स के बीच में, एलियंसेस के बीच में और स्ट्रगल्स के बीच में, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ पंचायती राज का एक्सक्लूडेड ग्रुप पे। अर्ली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे वो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन था, मतलब जो शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब के लोग हो गए, वुमेन हो गए, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हुआ करता था। धीरे धीरे इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर जो सीट्स को रिजर्व किया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन SC ST वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बना है, 1/3 सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल इंपावरमेंट का, ट्रेडिशनल जो डोमिनेंस है प्रिविलेज ग्रुप का वो क्या हुआ, चैलेंज हुआ, ठीक है। स्टडीज आल्सो फाउंड दैट सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप इनिशियली रिमेन्ड रिप्रेजेंटेटिव इन द नेम rather than effective decision maker because powerful local groups। अब ये बहुत अच्छा लाइन है और इसके लिए मैं बोलूंगा एक मूवी देखो, ठीक है। यानी इसमें कहानी क्या है पहले वो समझा दे रहा हूँ।
नहीं तो मैं डायरेक्ट मूवी की कहानी बता देता हूँ, तब भी समझ में आ जाए। एक मूवी निकली थी अंडमान, ठीक है, शायद 2021 की मूवी है, कोविड के बेस पे मूवी है, ठीक है, और एक फील्ड आईएएस ऑफिसर की मूवी है। ये पंचायत सेक्रेटरी बन के जाता है, तो इसे पता चलता है कि मान लो जो मुखिया वगैरह है, फलना कोई नाम है, तो ये जाता है गांव में, पूछता है, तो एक कोई डोमिनेंट कास्ट ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, कास्ट ग्रुप जो है वो डोमिनेंट है, वो बोलता है जो बताना है यही बता दो, हम काम कर देंगे। वो बोलता है कि एक्स करके नाम है, मैं उसी एक्स से मिलना चाहता हूँ, आप में से कोई एक्स है? तो बोलता है नहीं। तो ये एक्स है कहाँ? मतलब ये लोअर कास्ट के होते हैं। अब ये एक्स को ढूंढने चला जाता है, पता चलता है अंडमान जैसा कोई गांव का नाम है, वहां है। अब वहां जाने के लिए रास्ता है ही नहीं, या तो आप पानी के रास्ते से जाओ, और अगर पानी के रास्ते से नहीं जाना चाहते हो तो घूम के जाओ, 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर लग जाता है। वहां जाता है, वहां पे कुछ लोग रह रहे हैं, बड़े बुरे हालत में हैं, खाने को नहीं, इस तरीके से। और जो वो मुखिया है, वो कोई काम वाम नहीं करता है, कोई पेपर वर्क नहीं, उसे कुछ पता नहीं है, बस वो सीट शायद रिजर्व होगी इसलिए वो जीत गया और वहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो ये जाते हैं साइन कराने, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है। वो जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप थे वो बोले थे कि हम ही सारा काम, तो हाँ सारा काम वही लोग बस मेरे को खड़ा किए थे कि जीत जाओ। कभी कभी वो सिग्नेचर या मेरा ही सिग्नेचर वो लोग खुद भी कर लेते हैं, जो करना होता है वही करते हैं। तब ये धीरे, और फिर क्वारंटीन सेंटर बनाना होता है तो मदद करता है, ठीक है। मतलब जो डोमिनेंट कास्ट है वो बोलेंगे तो तुरंत काम हो जाएगा, लेकिन ये एक्स को बोलते हैं आप मेरी मदद कीजिए, तो ये अपने गांव से या अपने लोअर कास्ट के लोगों को लेके आते हैं, वो सारा व्यवस्था होता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी कहानी है। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश हो रही है कि जैसे मान लो किसी गांव में जो डोमिनेंट कास्ट हैं, अब वहाँ पे मान लो एससी की ही सीट रिजर्व की गई है, तो अब खड़ा तो एससी ही होगा, या जीतेगा भी एससी, या एससी के कोई भी कास्ट के लोग खड़े हो सकते हैं। तो जीत एससी जाएगा, लेकिन उसे कहना किसका मानना है? डोमिनेंट कास्ट का, जो वो बोलेगा वही करना है, होशियार नहीं बनना है ज़्यादा, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। ये तो मैंने मूवी की कहानी बता दी, ये मैंने लाइव भी देखा है, ठीक है। ऐसे मैं गांव वगैरह जाता नहीं, लेकिन गया था तो देखने को मिला था मुझे, ठीक है। कि हमारे भी गांव में जैसे किसी एससी कम्युनिटी को ही सीट मिली है, तो मुझे कुछ काम था पेपर वर्क कराने का, मैं गया था। तो मैं वहाँ रहता नहीं हूँ और ये सब चीज़ मैं मानता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं गया था तो जो गोतिया में होते हैं वो बोले कि जाओ, या वो यहीं बुला देते हैं। तो उनका कहना था कि अभी ये सब हम काम नहीं करेंगे, वो जान नहीं रहे थे कि फ़ोन कहाँ से आया। तो फिर मुझे लेके, मैं मुझे मतलब जो और भाई वगैरह लगेंगे वो सब लेके गए, वो थोड़ा डांटे वाटे कि तुमको पता नहीं है, ये इतना दूर से आया है इस काम के लिए और तुम नाटक कर रहे हो। अभी के अभी वो बेचारा खाना खा रहा था, खाना छोड़ के आया फिर ये काम किया, ठीक है। मेरा था कि भाई मैं इन चक्करों में पढ़ता भी नहीं हूँ ना ज़्यादा बोलता हूँ, 10 मिनट का मेरा काम था, काम हुआ, मैं अपना बैग पकड़ा और वापस सिटी। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। जिसका डोमिनेंस रहता है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करवाता है, विलेज लेवल पे अभी भी ये होता है। बाद बाकी ये सब सोशियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने अपनी अपनी स्टडी की है, उस हिसाब से चीज़ों को बताया। हर जगह की इकोनॉमी, हर जगह का सोसाइटी, कल्चर सब अलग है, ठीक है। हर जगह देखो डोमिनेंट कास्ट भी अलग होंगे, ऐसा ही नहीं जो आप समझ के चलते हैं ना कि जनरली होंगे, या जनरली कास्ट की डोमिनेंसी हर जगह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे विलेजेस में जाओगे डोमिनेंट का ऊपर, जो श्रीनिवास ने बात कही है वो बिल्कुल सही की है। डोमिनेंट कास्ट का मतलब है जिसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो। अब सिर्फ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से भी कुछ नहीं होगा, जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हो, वो डोमिनेंट कास्ट है। हो सकता है किसी गांव में, किसी एरियाज में राजपूत हैं, ब्राह्मण्स हैं, वो डोमिनेंट नहीं होंगे, कोई ओबीसी होंगे। अब जैसे कुछ कुछ बिहार में ही मैं एरिया जानता हूँ, वहाँ पे ओबीसी जैसे यादव वगैरह हैं, वो डोमिनेंट है, ठीक है। चलो, न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, रूरल पॉलिटिकल पावर। तो धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल एग्रेरियन, क्योंकि एग्रीकल्चर खत्म हुआ, जिसके पास ज़मीनें थी वही पावरफुल हुआ करते थे पहले, वो धीरे धीरे खत्म हुआ। एजुकेशन आगे बढ़ा, पॉलिटिकल कंपटीशन आगे बढ़ा, सीट्स रिजर्व हुई, गवर्नमेंट स्कीम्स आई, बैंक अब लोन देते हैं जो भी छोटे किसान हैं, ठीक है। तो जो लैंड ऑनरशिप वाला पहले चलता था कि जो ज़मींदार है उसी का पावर चलेगा, वो धीरे धीरे कम हुआ। अब न्यू सोर्सेज क्या हो गए हैं अथॉरिटी के? पॉलिटिकल ऑफिस, गवर्नमेंट से कनेक्शन कैसा है, बैंकिंग और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं,
आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। तो अब जो भी डाउन ट्रोडन है सोसाइटी के, तो उन लोगों को भी क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है, जिससे वो भी अपने घर को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पा रहा है। ठीक है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल नेटवर्क है, समझ रहे हो ना। इसके वजह से क्या है, डिपेंडेंसी नहीं है। अब मान लो किसी भी गांव में जो भी डोमिनेंट कास्ट है, आपकी उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, पैसों को लेके, खाने को लेके, क्योंकि सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये डोमिनेंसी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात आती है पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स की, यानी धीरे धीरे रूरल लीडर जो है वो इमर्ज होना शुरू हुए। अलग अलग नाम दिए हुए हैं, पायरा विकास, पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स, मोफिजिल नेताजी, नए नेता, ये सब मतलब नए नए नेता बनना शुरू हुए। ठीक है, तो जो विलेजर्स की मदद करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको पता भी नहीं होता है बहुत सारे रिसोर्सेज और स्कीम्स के बारे में, उसके बारे में बताते हैं, एक्सेस दिलवाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पहले जो लैंड, कास्ट स्टेटस और इनहेरिटेड जो पोजीशंस होता था, अब पॉलिटिकल कनेक्शंस, एजुकेशन, मेडिटेशन और कैसे आप बेनिफिट्स को डिलीवर कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई हैं, चेंजेस आए हैं, ये शिफ्ट देखने को मिला है। गेट कीपिंग, अब गेट कीपिंग क्या है, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, इसके वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। ठीक है, गेट कीपर्स के लिए। अब गेट कीपर्स क्या है, यानी बीच में जो रहते हैं, समझ रहे हो ना, जैसे ये दरवाजा है, ये गेट कीपर है, इसी के वजह से तुम अंदर जा पाओगे और बाहर आ पाओगे। तो ये बीच का जो काम कर रहे हैं, ये गेट कीपर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच में आ गए किसके, विलेजर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब ये बीच में है, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम को या ये उस प्रोग्राम को या उसका जो बेनिफिट्स है वो लोगों को दिलवाएंगे, तो ये बीच में हो गए। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, एक्सेस मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम्स का, लोन्स मिलेगा, वेलफेयर बेनिफिट्स मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिलेगा। ठीक है, तो स्टेट के रिसोर्सेज पे इनका कंट्रोल रहता है। ठीक है, जिससे एक नया सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर या लोकल पावर देखने को हमें मिलता है। कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ख़त्म हुई हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो भी ख़त्म हुए हैं, बट कास्ट अभी भी एक सोर्स ऑफ पावर है। ठीक है, अभी भी कास्ट क्या प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक कैपिटल लाइक इनकम, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, सोशल कैपिटल, नेटवर्क। समझ रहे हो ना कि मेरे कास्ट का जान पहचान इसमें है, उसमें है। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट की, इस कास्ट के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। कल्चरल कैपिटल, एजुकेशन, रेपुटेशन, सोशल आइडेंटिटी, सोशल स्टेटस, ये मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो कास्ट कैन देयरफॉर हेल्प इंडिविजुअल और ग्रुप टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको अडेप्ट करना पड़ेगा या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कास्ट एंड क्लास। अब जो कास्ट और क्लास का भी जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज हुआ है। कास्ट अब इन्फ्लुएंस किसे कर रहा है, न्यू क्लासेस को, पॉलिटिकल एलियंसेस को, रिसोर्सेज के एक्सेस को, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को। ठीक है, यानी अब देखोगे ना, जैसे पहले क्या था, कास्ट सुपीरियर था, अब क्लास है, यानी मैं रिच क्लास हूं तो मैं किसे सपोर्ट करूंगा, रिच को। ठीक है ना, नो मैटर वो किस कास्ट का है, मैं रिच हूं, वो भी रिच है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो वो कास्ट वाली चीज थोड़ी कम होती जा रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम क्लास बेस्ड इंटरेस्ट कैन रीशेप कास्ट एलियंसेस। ठीक है ना, तो क्लास बेस्ड जो इंटरेस्ट है वो रीशेप कर रहा है, जो मैंने अभी कहानी बताई कि रिच है, रिच को सपोर्ट करूंगा। आप किस या फिर तुम किसी भी एरिना में अभी देखो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखोगे, अलग अलग कास्ट के नेता हैं, तो सब नेता हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी सब एक क्लास के हैं ये इंपॉर्टेंट है। कौन किस कास्ट से है ये लोग इंपॉर्टेंस उतना नहीं देते। भले ही तुम उसके वजह से लड़ते रहो अलग अलग कास्ट में, लेकिन वहां सब अपने आप को क्लास का समझते हैं। ठीक है, सबका अपना एक ग्रुप हो जाता है, और तुम उसके वजह से लड़ाई कर रहे हो कास्ट की। वो लोग साथ बैठ के खा रहे हैं और वो तुमको ये बता रहे हैं कि इस कास्ट से बात नहीं करना है, इस कास्ट को सपोर्ट नहीं करना है। समझ आ रही है बात? चलो, सो कास्ट एंड क्लास शुड नॉट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज कंप्लीटली सेपरेट स्ट्रक्चर। ठीक है, सेपरेट नहीं है, पावर के सेंस में वो सेपरेट नहीं है, सब एक है। रिच का रिच मतलब दोस्त है, दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसका एक काम निकलेगा और वो भी दूसरे वाले का एक काम निकाल देगा। ठीक है, चलो, ओवरऑल असेसमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। तो सीधी सी बात है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटीज़ के आने की वजह से बहुत चीज़ें चेंजेस हुई हैं।
बहुत सारे जो SC STs वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हुआ है लोकल इंस्टीट्यूशन का, लोकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ मिली है न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप का, ठीक है ना। जैसे अब सिर्फ स्टेट और सेंटर लेवल पे ही लीडर्स होते थे, अब लोकल लेवल पे भी लीडर्स हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? हाँ, ये एक सबसे खतरनाक चैलेंज है, एडुकेट फंड। अब आपने बना तो दिया इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपैलिटी, फंड्स प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो फंक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। पूरी तरीके से फंक्शंस भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, शॉर्टेज रहता है फंक्शनरीज का। अभी भी पावरफुल जो कास्ट हैं या क्लास के ग्रुप्स हैं वो डोमिनेंस बना के रखते हैं। पॉलिटिकल फैक्शनलिज्म है, यानी अलग अलग ग्रुप्स। डिपेंडेंस है स्टेट गवर्नमेंट्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, कहाँ कितना खर्चा करना है। सिर्फ फॉर्मल पार्टिसिपेशन है या मार्जिनलाइज, मतलब वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन के रह गए हैं और जो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है कि मुखिया होगा, ये होगा, वो होगा, बस वो बना हुआ है, कोई काम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे बोला जाए, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। लोकल बॉडीज को क्या रिक्वायर्ड है? 3F का, फंड्स का, फंक्शन का और फंक्शनरीज का, ठीक है। तभी वो अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे? वर्क कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड गुड नाइट। और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बाय।